हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 1 जो आर्टिकल 1 से 4 तक है और चैप्टर 2 जो आर्टिकल 5 से 11 तक है उसको कवर करेंगे। चैप्टर 1 जो यूनियन और उसकी टेरिटरी मतलब संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है और चैप्टर 2 सिटीजनशिप यानी नागरिकता की बात करता है। तो चलिए अब एक एक करके इन आर्टिकल्स और इनके रिलेटेड केसेस को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 1 की, जो कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। हमारी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रियम्बल में जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के वर्ड का यूज़ हुआ है उसे हम आर्टिकल 1 से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और उस वीडियो में हमने ये भी समझा कि आर्टिकल 1 में जो कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, इसका मतलब है कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं होगा। अब ये जो आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, इसमें कौन से राज्य और संघ शामिल हैं इसे देखने के लिए हमें भारतीय संविधान की पहली अनुसूची को मतलब फर्स्ट शेड्यूल को देखना होगा। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं, जिसमें फर्स्ट शेड्यूल में संघ और उसके राज्यों के बारे में बताया गया है। उन सभी को मिलाकर ही कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। और वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। क्या आप जानते हैं कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 से पहले यूनियन टेरिटरीज और स्टेट को मिलाकर 4 कैटेगरीज में बांटा गया था, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के बाद इस 4 कैटेगरीज का एंड करके केवल 2 कैटेगरीज कर दी गई, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी में स्टेट्स को और सेकंड कैटेगरीज में यूनियन टेरिटरीज को रखा गया है। तो ये तो बात थी आर्टिकल 1 की। अब आते हैं हम आर्टिकल 2 पर, जो कहता है कि पार्लियामेंट कुछ रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस पर जो उसे ठीक लगे न्यू स्टेट्स मतलब नए राज्यों को शामिल कर सकती है और उनको इस्टेब्लिश भी कर सकती है। मतलब कि सिंपल मीनिंग में अगर देखा जाए तो आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को न्यू स्टेट्स को बनाने और उनकी स्थापना की पावर देता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 3, जो पार्लियामेंट को प्रेजेंट में जो भी स्टेट्स हैं उनके टेरिटरीज़ यानी उनके जो टेरिटोरियल एरियाज़ हैं उनको और उनके नाम में चेंजेस करने और इसके साथ ही न्यू स्टेट्स के इस्टेब्लिशमेंट की भी पावर देता है। इसका मतलब ये है कि पिछले वर्षों में जो भी स्टेट्स बनाए गए हैं, जैसे कि अभी पिछले वर्षों में 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, और 2014 में जो तेलंगाना बनाया गया है, जब हमारे यहाँ पे 29 स्टेट्स हो गए थे, तो वे सब जो है वो आर्टिकल 3 की ही पावर का यूज़ करके बनाए गए हैं। लेकिन प्रेजेंट में अब क्योंकि जम्मू कश्मीर को भी स्टेट्स की जगह पे 2 यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया है, इस तरह से अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 29 की जगह 28 स्टेट्स रह गए हैं। साथ ही ये भी जानना ज़रूरी है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो इंडिया में केवल 14 स्टेट्स थे। धीरे धीरे करके 29 स्टेट्स हुए और अब 28 स्टेट रह गए हैं। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को इसी तरह से न्यू स्टेट्स के इस्टेब्लिशमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स को मिला के एक नया स्टेट और किसी भी स्टेट को छोटा करने की भी पावर देता है। वो उसकी टेरिटरी को भी बढ़ा सकती है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल यानी आर्टिकल 4 की बात करते हैं। आर्टिकल 4 ये कहता है कि पार्लियामेंट को जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में न्यू स्टेट्स को इस्टेब्लिश करना हो तो उसके टेरिटोरियल एरियाज़ में कोई भी चेंज करने के लिए कोई लॉ बनाना हो, साथ ही शेड्यूल फर्स्ट जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड है, शेड्यूल 4 जो राज्यसभा में स्टेट की तरफ से डेलीगेशन यानी प्रतिनिधित्व से रिलेटेड है, इन 2 शेड्यूल में कोई भी अमेंडमेंट करना हो तो उनके प्रोविजंस को इफ़ेक्ट में लाया जा सके, इसके लिए आर्टिकल 368 को यूज़ करके अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो अमेंडमेंट आर्टिकल 4 में किया जाता है वो केवल आर्टिकल 2 और 3 तक ही लिमिटेड होगा। इसका मतलब है कि इसमें पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंडमेंट कर सकती है। अब बात करते हैं हमारे अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो सिटीज़नशिप है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 2 में जो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक दिया गया है। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीज़नशिप की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में सिटीज़न यानी कि नागरिक आप एक ऐसे पर्सन को कह सकते हैं जिसे कुछ सोशल और कुछ पॉलिटिकल राइट्स मिले होते हैं, जैसे राइट टू वोट। और कई ऐसी पोस्ट होती हैं इंडिया में जो केवल यहाँ के सिटीज़न को ही मिली हुई है। जैसे सबसे पहले हम उन पोस्ट को देखेंगे जो पोस्ट केवल सिटीजन्स को ही मिली है,
सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 15 की, जिसमें कहा गया है कि स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, इन सब के ग्राउंड पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। सेकंड है आर्टिकल 16, जो सिटीजन्स को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। इसके बाद आर्टिकल 19, जो सभी सिटीजन्स को 6 टाइप्स के राइट देता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू पीसफुली असेंबली, टू एसोसिएशन और यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट टू मूव फ्रीली इन इंडिया, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन इंडिया, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और बिजनेस। इसके अलावा इंडिया में कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो केवल यहाँ के सिटीज़न ही ले सकते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट की पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के जजेस, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट के मेंबर्स। ये कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिन पर केवल एक सिटीज़न ही अचीव कर सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 5 की, जो कहता है कि वही व्यक्ति इंडिया का नागरिक हो सकता है जिसका बर्थ इंडिया में हुआ हो या जिसके पेरेंट्स में से कोई भी, यानी उसका मदर या फादर का बर्थ इंडिया में हुआ हो। जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था उस दिन से पिछले 5 वर्षों से वो इंडिया में रहता हो। अब हम आर्टिकल 5 से रिलेटेड कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 5 इंडियन डोमिसाइल यानी भारतीय अधिवास को मान्यता देता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इंडिया में स्टेट डोमिसाइल मतलब राज्य अधिवास को मान्यता नहीं है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो इंडिया में कोई भी सिटीजन किसी भी स्टेट में रहे, लेकिन वो इंडिया का ही सिटीजन कहलाएगा, ना कि उस स्टेट का। हमारा दूसरा केस है माइकल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1956 का। इस केस में जो वादी था और गोवा का सिटीजन था, उसका जन्म भी गोवा में हुआ, उसके पेरेंट्स भी गोवा के ही रेजिडेंट्स थे। तो माइकल जो था वो बॉम्बे आ गया था और वहीं रहा, वहीं उसने एजुकेशन ली। कोर्ट ने जजमेंट दिया कि वो डोमिसाइल द्वारा इंडिया का सिटीज़न बन गया था, क्योंकि काफ़ी सालों से वो इंडिया में रह रहा था। क्योंकि पहले टाइम में अगर देखा जाए तो गोवा जो था वो इंडिया का हिस्सा नहीं था। बाद में 1987 में 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके गोवा को इंडिया में स्टेट का दर्जा दिया गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 6 की, जो पाकिस्तान से इंडिया आने वाले लोगों को इंडियन सिटीजनशिप देने की बात करता है। आर्टिकल 6 को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कैटेगरी फर्स्ट में वो लोग आएंगे जो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया आए, और सेकंड कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो 19 जुलाई 1958 के बाद इंडिया आए। 19 जुलाई 1948 वो डेट है जब पाकिस्तान से इंडिया आने वालों और इंडिया से पाकिस्तान जाने वालों के लिए परमिट सिस्टम इन्फोर्स किया गया था। और 19 जुलाई 1958 के बाद इंडिया आने वाले लोगों को, यानी कि जो माइग्रेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्स होने पर इंडिया का सिटीज़न तभी समझा जाएगा जब वे 2 शर्तें पूरी करते हों। फर्स्ट, जब या तो वे व्यक्ति या फिर उनके पेरेंट्स में से कोई भी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 में जो डेफिनेशन दी गई है उसके अंदर उनके अकॉर्डिंगली वो इंडिया में जन्मा था। और सेकंड है जब वो 1948 से पहले इंडिया में रह रहा हो। ये तो बात थी 1948 से पहले की कंडीशन की। अब बात करते हैं उन शर्तों की जो 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले लोगों को इंडिया का सिटीज़न बनने के लिए दी गई हैं। फर्स्ट कंडीशन है, जो व्यक्ति या उसके पेरेंट्स में से कोई भी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 में डिफ़ाइन किए गए उसके अंतर्गत इंडिया में जन्मा था। सेकंड कंडीशन है सिटीज़नशिप के लिए एक एप्लीकेशन लेटर देना। थर्ड कंडीशन है एप्लीकेशन की डेट से 6 मंथ पहले इंडिया में रहने का प्रूफ देना। फोर्थ कंडीशन है इंडियन गवर्नमेंट के लिए अपॉइंट किए गए ऑफिसर के द्वारा उस पर्सन को सिटीज़न के रूप में रजिस्टर्ड कर लिया गया हो। तो ये सभी कंडीशंस आर्टिकल 6 के लिए दी गई हैं। ये तो बात थी आर्टिकल 6 की, जो 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके सिटीज़नशिप की कुछ कंडीशंस बताता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 7 की, जो इंडिया से पाकिस्तान जाने वालों की सिटीज़नशिप की बात करता है।
ये आर्टिकल कहता है कि आर्टिकल 5 और 6 के अधीन रहते हुए जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान चला जाएगा वो इंडिया का सिटीज़न नहीं समझा जाएगा। लेकिन ये रूल उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो पाकिस्तान जाने के बाद एक लाइसेंस के साथ इंडिया लौट आया है। ऐसा व्यक्ति आर्टिकल 9 की क्लॉज बी में 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में ही रहता है ये समझा जाएगा। अगर वो आर्टिकल 6 में दी गई सभी कंडीशंस पूरी करे तो वो इंडियन सिटीज़न बनने का हकदार होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 में माइग्रेशन वर्ड का यूज़ किया गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में माइग्रेशन वर्ड की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। इसे समझने के लिए हमें कुछ केसेस को देखना होगा कि एग्जैक्टली माइग्रेशन का मीनिंग क्या है। सबसे पहले माइग्रेशन क्या है, ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने शन्नो देवी वर्सेस मंगल सेन के केस में आया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि माइग्रेशन वर्ड का मीनिंग है एक जगह से दूसरी जगह पर परमानेंट रूप से रहने के इरादे से जाना। लेकिन कुलाथिल वर्सेस स्टेट ऑफ केरल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने शन्नो देवी केस में दिए गए जजमेंट को चेंज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 6 और 7 में दिए गए माइग्रेशन वर्ड का मीनिंग हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के समय से लेकर प्रेजेंट में पॉलिटिकल कंडीशंस और पर्पस के बेसिस पर लगाया जाना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि माइग्रेशन का सिंपल मीनिंग हमेशा के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर रहने के लिए अपनी इच्छा से जाना है। एक और इम्पॉर्टेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने माइग्रेशन वर्ड को डिस्कस किया है। अताउर रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर कर दी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बिजनेस के सिलसिले से या किसी और रीज़न से किसी दूसरी कंट्री में टेम्परेरीली रहता है तो उसे आप माइग्रेशन नहीं कह सकते। अब आते हैं आर्टिकल 8 पर, जो ऐसे लोगों की सिटीज़नशिप की बात करता है जिनका जन्म तो इंडिया में हुआ हो लेकिन वो रहते फ़ॉरेन में हो। यानी अगर कोई व्यक्ति इंडिया में जन्मा हो और विदेश में रहता हो तो उसको सिटीज़नशिप देने की बात आर्टिकल 8 करता है। तो ऐसे लोगों के लिए सिटीज़नशिप लेने के लिए कुछ कंडीशंस पूरी करनी होती हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल पाकिस्तान जाने वाले लोगों को शामिल नहीं करता है। इस आर्टिकल में फ़ॉरेन में रहने वाले व्यक्ति को सबसे पहले सिटीज़न के रूप में अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा। इसके बाद ये भी ज़रूरी है कि वो रजिस्ट्रेशन इंडिया के काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा किया गया हो जहाँ वो उस समय रह रहा हो। ऐसे रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन लेटर उस काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव को दिया गया हो। इस तरह से हमने देखा कि आर्टिकल 8 इंडिया में जन्मे लेकिन फ़ॉरेन में रहने वाले लोगों की सिटीज़नशिप की बात करता है। उसके लिए सिंपल कंडीशन बताता है, जैसे अपने आप को रजिस्टर्ड कराना, इंडिया के काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव से रजिस्ट्रेशन कराना और भारत में एक एप्लीकेशन लेटर देना। अब हम जिस आर्टिकल की बात करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आर्टिकल सिटीज़नशिप की समाप्ति यानी उसके एंड की बात करता है। आर्टिकल 9 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी फॉरेन कंट्री की सिटीज़नशिप ले लेता है तो वो इंडियन सिटीज़नशिप को खो देगा। ऐसा व्यक्ति आर्टिकल 5 में डोमिसाइल के आधार पे मतलब निवास के आधार पर, आर्टिकल 6 यानी जो तरीका उसमें दिया गया है उसके आधार पर भी इंडिया का सिटीज़न नहीं होगा, और आर्टिकल 8 यानी फ़ॉरेन में रहने वाले लोगों को जो सिटीज़नशिप देने की बात करता है इस बेसिस पर भी कोई व्यक्ति सिटीज़नशिप के राइट का क्लेम नहीं कर सकता। 1955 में सिटीज़नशिप एक्ट को लागू किया गया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद किसी फॉरेन कंट्री की सिटीज़नशिप ले लेता है तो उसके क्या रूल्स होंगे, किस तरह से उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये सब 1955 के एक्ट में बताया गया है। यानी सिंपल वर्ड्स में यदि देखा जाए तो आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन से पहले किसी भी व्यक्ति के द्वारा फॉरेन कंट्री की सिटीज़नशिप अगर ले लेता है तो उसकी इंडियन सिटीज़नशिप का अंत हो जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड पूरा प्रोसीजर नहीं दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद फॉरेन कंट्री की सिटीज़नशिप ले लेने के बारे में उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन 1955 के सिटीज़नशिप एक्ट में दिया गया है। अब आते हैं आर्टिकल 10 पर, जो कहता है कि जो व्यक्ति
सिटीजनशिप को कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए प्रोविजंस के अंदर, यानी कि आर्टिकल 5 से लेकर 9 तक जो प्रोविज़न बताए गए हैं, इन बेसिस पर सिटीजनशिप को लेता है और वो इंडिया का सिटीज़न बन जाता है, तो उसकी सिटीजनशिप का जो राइट है वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉज के अंडर होगा। यानी आर्टिकल 10 पार्लियामेंट को सिटीजनशिप के बारे में एक स्पेशल पावर देता है। इसके साथ ही आर्टिकल 11 को देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को ये राइट देता है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉ बना सकती है और साथ ही किसी व्यक्ति को उसकी सिटीजनशिप से वंचित कर सकती है, मतलब कि उसकी सिटीजनशिप को ख़त्म कर सकती है। लेकिन ऐसा वो तभी कर सकती है जब उसने आर्टिकल 11 में कोई लॉ बनाया हो। बिना किसी लॉ के किसी भी व्यक्ति को उसकी सिटीजनशिप से वंचित करने का राइट पार्लियामेंट को नहीं है। अब हम इससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे, इब्राहिम वज़ीर वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में अराइवल फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल एक्ट यानी पाकिस्तान से आगमन नियंत्रण अधिनियम 1949 के सेक्शन 7 को चैलेंज किया गया था। इस एक्ट में ये भी कहा गया कि जो भी व्यक्ति जिसका रेजिडेंस चाहे इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, वो बिना लाइसेंस के इंडिया में एंटर नहीं कर सकता। यदि एंटर करेगा तो ये एक ऑफेंस होगा, एक क्राइम होगा और इसके लिए उसे पनिश भी किया जा सकता है। इस एक्ट का सेक्शन 7 ये भी कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे व्यक्ति को इंडिया से बाहर निकालने का भी ऑर्डर दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 7 पार्लियामेंट की लेजिस्लेचर पावर मतलब विधायी शक्ति से बाहर है। किसी भी इंडियन सिटीजन को फोर्सफुली इंडिया से निकालने का मतलब होगा कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 2 में दिए गए राइट टू सिटीजनशिप से वंचित करना होगा। किसी भी व्यक्ति की सिटीजनशिप को केवल आर्टिकल 11 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही छीना जा सकता है। इसके लिए पार्लियामेंट को चाहिए कि वो कोई लॉ बनाए और फाइनली कोर्ट ने इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अब हम सिटीजनशिप एक्ट के 1955 के कुछ प्रोविजंस को देखेंगे, जिसमें नागरिकता प्राप्त करने के मतलब सिटीजनशिप लेने के 5 तरीकों को बताया गया है। सबसे पहला जो तरीका है वो है जन्म द्वारा नागरिकता मतलब बाय बर्थ। अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो वो इंडिया का सिटीज़न हो जाएगा। लेकिन 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में 2003 में अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 को इन्फोर्स किया और जन्म द्वारा सिटीजनशिप लेने की कंडीशंस में कुछ चेंजेस किए। जैसे जिस दिन 2003 का एक्ट इन्फोर्स हुआ था उस दिन या उसके बाद उस व्यक्ति के पेरेंट्स में से उसके फादर या मदर दोनों ही अगर इंडिया के नागरिक हैं या दोनों में से कोई भी एक इंडिया का नागरिक हो तो वो व्यक्ति इंडिया का नागरिक बन जाएगा। एक बात और, जन्म द्वारा नागरिकता का प्रोविज़न 1955 के एक्ट के सेक्शन 3 में दिया गया है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो है वंशक्रम के द्वारा नागरिकता। ये तरीका 1955 के एक्ट के सेक्शन 4 में दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग कोई ऐसा व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद इंडिया से बाहर जन्म लेता है और यदि ऐसे व्यक्ति के फादर यानी कि पिता इंडिया के सिटीज़न हों, लेकिन यदि फादर इंडिया के सिटीज़न नहीं है तो उस व्यक्ति को सिटीज़नशिप लेने के लिए अपने बर्थ मतलब कि जन्म को इंडिया में एक लिमिटेड टाइम के अंदर रजिस्टर्ड कराना होगा। उसके पिता उसके बर्थ के समय इंडियन गवर्नमेंट के अंडर किसी सर्विस में हो। इस तरह से जो लोग फॉरेन कंट्री में जन्म लेते हैं उन्हें इसी तरह से सिटीज़नशिप मिलती है और ये सभी कंडीशन पूर्ण करने पर ही उन्हें सिटीज़नशिप मिल जाएगी। हमारा तीसरा तरीका है बाय रजिस्ट्रेशन मतलब कि पंजीकरण के द्वारा। 1955 के एक्ट के सेक्शन 5 में इसके अकॉर्डिंग जो व्यक्ति इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहता है वो रजिस्ट्रेशन करा के ले सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे व्यक्ति को पहले एक स्पेशल ऑफिसर के पास एक एप्लीकेशन लेटर देना होगा। यानी इंडियन गवर्नमेंट का जो स्पेशल ऑफिसर होगा उसे एक आवेदन पत्र एप्लीकेशन लेटर देना होगा। इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लेटर देने से पहले वो कम से कम 5 ईयर्स पहले से यानी कि 5 साल पहले से इंडिया में रह रहा हो। हमारा चौथा तरीका है देशीकरण के द्वारा। 1955 के एक्ट के सेक्शन 6 में ये तरीका दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग कोई भी फॉरेनर यानी जो व्यक्ति विदेश में रहता है और वो एडल्ट हो चुका है
और 1955 के एक्ट में जो कंट्रीज़ दी गई हैं उन कंट्रीज़ में से किसी का भी सिटीज़न नहीं है तो वो व्यक्ति एप्लीकेशन लेटर से देशीकरण द्वारा सिटीज़नशिप ले सकता है। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे पहली शर्त यह है कि वो किसी ऐसी कंट्री का सिटीज़न नहीं होना चाहिए जहां देशीकरण से सिटीज़न बनने से रोक लगा दी गई है। सेकंड, उसने अपनी कंट्री की सिटीज़नशिप छोड़कर इस बात की इन्फॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी हो। थर्ड, देशीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट से कम 12 साल तक वो इंडिया में रहा हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस टाइम पीरियड को, मतलब कि 12 साल के टाइम पीरियड को कम भी कर सकती है। फोर्थ, उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मान्यता दी गई लैंग्वेजेस की कोई भी एक लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। फिफ्थ, उसका इंडियन गवर्नमेंट की सर्विस में रहने का इरादा हो। अब बात करते हैं पांचवें तरीके की, जो है अर्जित भूभाग के द्वारा, मतलब कि बाय एक्वायर लैंड के द्वारा। अगर कोई न्यू एरिया इंडिया में शामिल कर लिया जाता है तो इंडियन गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के द्वारा उन लोगों की लिस्ट बनाएगी जो उस क्षेत्र के, यानी उस लैंड में इंक्लूड किए गए हैं, शामिल किए गए हैं, और उस क्षेत्र में रहने वाले लोग इंडिया के सिटीज़न बन जाएंगे। तो इस तरह से हमने सिटीज़नशिप लेने के 5 तरीकों को देखा। हमारा पहला तरीका जन्म द्वारा नागरिकता, दूसरा तरीका वंशकर्म के द्वारा नागरिकता, तीसरा तरीका रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता, हमारा चौथा तरीका देशीकरण के द्वारा नागरिकता, और हमारा पांचवा तरीका था लैंड एरिया के द्वारा नागरिकता, यानी कि जब इंडिया कोई लैंड को एक्वायर करती है या किसी क्षेत्र को अपने पास मिला लेती है तो उसके जो नागरिक होंगे, वहाँ पे जो रहने वाले लोग होंगे, वो इंडिया के नागरिक बन जाएंगे, जिसके लिए इंडिया एक नोटिफिकेशन जारी करेगा। अब बात करते हैं फॉरेनर्स की सिटीज़नशिप के बारे में, जिसके बारे में सेक्शन 7 में बताया गया है, और उस सेक्शन को 4 क्लॉज में डिवाइड किया गया है, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी में। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 7 कैपिटल ए की, जिसमें फॉरेनर्स की सिटीज़नशिप के रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को जो विदेशी नागरिक है उसे रजिस्टर्ड करेगी, और जब उस व्यक्ति का बर्थ इंडिया में हुआ हो, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का बर्थ इंडिया में हुआ है और वो विदेश में है तो भी वो इंडिया का सिटीज़न बन सकता है, लेकिन बाय रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आता है सेक्शन 7 कैपिटल बी, जो इंडिया के फॉरेन सिटीजन्स को राइट देने की बात करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कई आर्टिकल हैं जो विदेशियों को भी संरक्षण देते हैं, जैसे आर्टिकल 14, 15, 21। इन आर्टिकल्स में नागरिक की जगह व्यक्ति वर्ड का यूज़ हुआ है, जो व्यक्ति को भी संरक्षण देता है। इसके बाद है सेक्शन 7 कैपिटल सी, जो फॉरेन सिटीजनशिप के एंड की बात करता है और कहता है कोई भी विदेशी नागरिक डिक्लेरेशन, मतलब कि घोषणा द्वारा अपनी भारतीय नागरिकता को छोड़ सकता है। सेक्शन 7 कैपिटल डी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो विदेशी नागरिक के सर्टिफिकेशन को रद्द कर सकती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगे कि उसने फ्रॉड किया है या रजिस्ट्रेशन के 5 साल के अंदर उसे 2 साल का कारावास, मतलब कि 2 साल का उसे पनिशमेंट मिला है, तो उसकी विदेशी नागरिकता को सेंट्रल गवर्नमेंट छीन सकती है। अब हम सिटीजनशिप के ख़त्म करने के तरीके देख लेते हैं जो 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में दिए गए हैं। इस एक्ट में ऐसे 3 तरीके बताए गए हैं जिनसे सिटीजनशिप को ख़त्म किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला तरीका है कि अगर कोई व्यक्ति जो एडल्ट है, यानी कि वयस्क है, और इंडिया के साथ साथ किसी दूसरी कंट्री का भी सिटीज़न है, तो वो इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ सकता है। उसके लिए उसे एक डिक्लेरेशन करनी होगी, और इस डिक्लेरेशन यानी घोषणा का रजिस्ट्रेशन हो जाने पर वो इंडिया का नागरिक नहीं रहेगा। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जब कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ता है तो उसके साथ साथ उसके बच्चे जो एडल्ट नहीं हुए हैं, यानी वयस्क नहीं हुए हैं, 18 साल से कम उम्र के हैं, वो भी इंडियन सिटीजनशिप खो देते हैं। लेकिन एडल्ट हो जाने पर 1 साल के अंदर वो डिक्लेरेशन यानी घोषणा करके इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। सेकंड तरीका है दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेने पर। ऐसा करने पर किसी भी व्यक्ति की इंडियन सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएगी। तीसरा तरीका है सिटीजनशिप से वंचित करना। 1955 के
एक्ट के सेक्शन 10 में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो किसी भी सिटीज़न को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है, लेकिन वो ऐसा केवल पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि लोक हित में ही कर सकती है। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कंपनी भी एक नागरिक है? कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 2 में कहा गया है कि सिटीजनशिप का राइट केवल नेचुरल पर्सन्स को ही है, लीगल पर्सन्स को नहीं है। कंपनी नागरिक है या नहीं, ये हम अलग अलग केस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कुमार एंड ब्रदर्स वर्सेस आयरन एंड स्टील कंट्रोलर का केस, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 में व्यक्ति वर्ड में नेचुरल और लीगल दोनों टाइप के लोग आते हैं, और ये भी कह दिया कि एक कंपनी भी नागरिक बन सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस ओपिनियन को ठीक नहीं माना। इसके बाद आता है स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर 1963 का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉरपोरेशन यानी निगम के इस ओपिनियन को नहीं माना कि उसे भी आर्टिकल 19 के सभी फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19 में व्यक्ति वर्ड के अंदर केवल नेचुरल पर्सन ही आते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं आते हैं, और फंडामेंटल राइट्स केवल एक नेचुरल पर्सन ही यूज़ कर सकता है। इसके बाद आता है टाटा इंजीनियरिंग वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनी के सभी कार्य क्योंकि उसके शेयर होल्डर्स करते हैं, और आर्टिकल 19 का जो प्रोटेक्शन है वो शेयर होल्डर्स के साथ उसकी कंपनी को भी दिया जा सकता है। इसके बाद हम आएंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस पर, जो है बैंक नेशनलाइजेशन केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी सिटीज़न के फंडामेंटल राइट्स उस समय ख़त्म नहीं हो जाते जब वो किसी कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। मतलब कि एक व्यक्ति के किसी कंपनी का शेयर होल्डर होने पर उसके फंडामेंटल राइट्स ख़त्म नहीं होंगे। इसके बाद वेनेट कोलमैन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के जजमेंट में भी बैंक नेशनलाइजेशन केस में दिए गए जजमेंट को ही दोहराया गया। और लास्ट में आता है SCLCM कंपनी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कंपनी आर्टिकल 19 द्वारा गारंटीड किए गए फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर कोर्ट में पिटिशन फाइल कर सकती है। एक शेयर होल्डर और कंपनी के राइट को एग्जिस्टिव हैं, मतलब एक दूसरे के सहवर्ती हैं, मतलब कि एक के राइट का वायलेशन दूसरे के राइट का वायलेशन माना जाएगा। और जस्टिस देसाई ने कहा कि लॉ बनाकर इस बात को क्लियर कर देना चाहिए। तो इस तरह से इन सभी केसेस में एक एक करके ये क्लियर हो गया है फाइनली कि कंपनी भी आर्टिकल 19 में मिले हुए फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का क्लेम कर सकती है, और कंपनी भी एक नागरिक है। अब हम 1955 के सिटीजनशिप एक्ट के बारे में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें अब तक कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है, तो इसका आंसर है 6 बार। जी हाँ, 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में अब तक 6 बार अमेंडमेंट हो चुका है। जैसे ईयर 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। 2019 वाला इसलिए इम्पोर्टेंट रहा क्योंकि हाल ही में ये भी काफ़ी चर्चा में था। इस अमेंडमेंट में 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा ने और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा ने पारित किया, और 12 दिसंबर 2019 को प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर कर दिए। और 2019 में पारित होने वाले जितने भी एक्ट थे उनमें ये 47वां था, और 10 जनवरी 2020 से ये अधिनियम बन गया और लागू भी हो गया। इस एक्ट का मेन पर्पस पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई भारत आए हैं उन्हें इंडियन सिटीजनशिप देने की बात करता है ये। इस नए एक्ट में एक और बात ये भी है कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी माइनॉरिटीज़ को भी ये इंडियन सिटीजनशिप इससे मिल सकती है, यदि वे 5 साल से इंडिया में रह रहे हों। लेकिन इससे पहले 5 साल की यही शर्त 11 साल थी। अब हम रिफ्यूजी और माइग्रेंट में क्या डिफरेंस होता है ये भी समझ लेते हैं। तो रिफ्यूजी तो एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जो अपनी कंट्री से किसी डर के कारण भागने को मजबूर हो जाते हैं, जबकि माइग्रेंट एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जो किसी इम्पॉर्टेंट रीज़न से, जैसे बिजनेस, फैमिली या एजुकेशन के कारण अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट होते हैं। माइग्रेंट्स को अपनी कंट्री से कुछ बेनिफिट्स भी मिलते रहते हैं।
तो ये डिफरेंस हमने इसलिए भी डिस्कस किया है क्योंकि 2019 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में रिफ्यूजी वर्ड का यूज़ किया गया है और इस लिहाज से दोनों के बीच में मतलब कि रिफ्यूजी और माइग्रेंट के बीच में डिफरेंस देखना बहुत ही ज़रूरी था। अब हम एनआरसी क्या है इसे शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एनआरसी की फुल फॉर्म देख लेते हैं, जिसका मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बिल। ये एक रजिस्टर है जिसमें इंडिया में रह रहे सभी लीगल सिटीजन्स का रिकॉर्ड रखा जाएगा। और ये भी जान लेना ज़रूरी है कि एनआरसी की शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में की गई थी और अभी तक इसे सिर्फ असम में लागू किया गया है। साथ ही एनआरसी के अकॉर्डिंग इंडिया का सिटीज़न बनने के लिए एक पर्सन के पास लीगली कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, एलआईसी पॉलिसी, सिटीजन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या गवर्नमेंट द्वारा जारी किया कोई भी लाइसेंस या सर्टिफिकेट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एनआरसी पर हमारे शॉर्ट डिस्कशन का मेन पर्पस ये भी है क्योंकि लास्ट ईयर ये टॉपिक काफ़ी चर्चा में रहा। तो ये था सिटीजनशिप का एक ओवरऑल डिस्कशन जो हमने केसेस के साथ डिस्कस किया है और कॉन्स्टिट्यूशन के 2 इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को हमने इस वीडियो में कवर किया है। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो एलएलबी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूव होगा। इसी तरह की लॉ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं।